अगर आपका सवाल हो कि भारत के भूगोल को हम कितने हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं ताकि कम समय में हम भारत के भूगोल को पूरा कर सकें, जैसा कि आपको पता है कि भारत का भूगोल भूगोल में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, तो मेरा जवाब होगा कि आप भारत को 4 हिस्सों में बांट के पढ़िए। भारत को पढ़ने के लिए आपको पहले हिस्से में जो बांटना है वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा हिस्सा आप रखेंगे भारत में उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरे हिस्से में आप भारत के प्रायद्वीपीय भारत को शामिल कर सकते हैं, और वहीं चौथे हिस्से में आप प्रायद्वीपीय भारत में पड़ने वाले तटीय मैदानों को और साथ ही द्वीप समूह को शामिल करके आप इस तरीके से इन 4 हिस्सों में भारत को समझ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अमित कुमार और केजन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भारत को 4 हिस्सों में बांट के पढ़ा जा सकता है, तो आप जरा मैप पे देखिए उस बात को। भारत का एक हिस्सा मैंने बताया आपको, जो आपको बांट के पढ़ना है, जो आप देख पा रहे हैं ऊपर का जो ब्लू कलर है, ये भारत का पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा हिस्सा जो हमने कहा कि आपको पढ़ना चाहिए बांट करके, वो है उत्तर का विशाल मैदान। जो ग्रीन कलर की पट्टी आपको पश्चिम से पूरब की तरफ दिखाई दे रही है, ये है भारत का विशाल मैदान। तीसरा हिस्सा जो आपको बांट के पढ़ना है, जहां पे मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ये पूरा हिस्सा जो है ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है। ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है। जितना हिस्सा मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, इस हिस्से को भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, जिसको हम इंग्लिश में पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जान रहे हो। चौथा हिस्सा जो आपको बांट के पढ़ना है वो है तटीय मैदान और यहाँ पे पढ़ने वाले अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। इन 4 हिस्सों में बांट के आप भारत को पढ़ेंगे। तो कौन कौन से हिस्से हैं जरा मेरे साथ दोहराइए। उत्तर का पर्वतीय मैदान, भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, और चौथे नंबर पर हो जाता है कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान और द्वीप समूह। एक एक को पढ़ते हैं बारी बारी से। जहां से सवाल पूछता है उस गहराई तक उस सवालों को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चीज पर जाने से पहले थोड़ा सा हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं यहाँ पे कि भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है कितना है, उसका एरिया वो आपको पता है नंबर में। भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, इनमें कौन कौन सी चीजें कितने कितने हिस्से में है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में पर्वत यानी माउंटेन्स कितने में है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में पहाड़ी कितने में है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में पठार कितने हिस्से पर है, प्लेटू कितने हिस्से पर है, और भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में प्लेन्स यानी मैदान कितने हिस्से में है। अब यहां से थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि शायद यहां हमने गलत लिख दिया है, पर ऐसा नहीं है। पर्वत और पहाड़ी में अंतर होता है, आप इस फैक्ट को नोट कर लीजिए। पर्वत और पहाड़ी में एक बेसिक अंतर है, वो अंतर है हाइट का। अगर आप सतह से 1000 मीटर, ध्यान रखना कभी भी हम पर्वत पहाड़ों की चोटियां मापते हैं किलोमीटर में नहीं नापना है, किसमें मापन करेंगे, मीटर में। अगर आप सतह से 1000 मीटर की हाइट तक पहुंचते हैं तो वहां तक की जो संरचना आपको देखने को मिलती है उसे कहते हैं पहाड़ी। उसे क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं, हिल्स कहते हैं। और अगर आप कोई संरचना ऐसी देखते हैं जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा है, तो उसको आप जो है किसमें इंक्लूड करके चलेंगे, माउंटेन्स में यानी पर्वतों में इंक्लूड करके चलेंगे। तो भारत में ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा हिस्सा जिसमें हम भारत के क्षेत्रफल को बांटते हैं वो है पठारी क्षेत्र, भारत का पठारी क्षेत्र यानी प्लेटू रीजन। और चौथा हिस्सा है मैदानी। इनका परसेंटेज भी लिखा है। 11% जो है भारत का वो माउंटेनियस रीजन है, 18% जो है वो हिली रीजन है, 28% जो है वो प्लेटू रीजन है, और 43% जो है वो प्लेन है भारत का। ये डेटा आपको याद नहीं रखना है। इस डेटा से आपको एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। और वो लॉजिकल थिंकिंग क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, सबसे बड़े क्षेत्र में क्या है, 43% में अकेला प्लेन्स है। और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आप चाहे वनडे की तैयारी करें चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, कॉन्सेप्ट है। और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इन बारीकियों को समझना पड़ेगा। देखिए, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है जब हमें डेटा याद नहीं करना है। ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि के लिए सबसे अच्छी स्थलाकृति, सबसे अच्छा लैंडस्केप जो होता है वो होता है मैदान, प्लेन्स। तो यहाँ पे बड़ी पोटेंशियल है भारत के लिए। अगर भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो उसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी है भारत की तरफ से कि 43% भारत का एरिया क्या है, मैदानी है। इन 4 सेक्शन में से एक एक को समझते हैं। जो पहला सेक्शन है उसको हमने बताया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में मैंने बताया ये ब्लू वाला एरिया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। अगर आप देखें भारत में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसकी जो शुरुआत होती है वो यहां से शुरुआत हो रही है, आप देख पा रहे हैं, और यहां तक जाती है।
और आप देखेंगे यहां पर भारत का यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है, इसी में हम लद्दाख को शामिल करते हैं। यानी ये प्रदेश, इसकी शुरुआत होती है पश्चिम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से, और अगर आप इसको पूरब में देखेंगे, पूरब में कहां तक विस्तृत है, तो आप पाएंगे ये अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। तो आप इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि भारत का उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख से शुरू होता है और पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसकी जो टोटल लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक, वो लगभग 2500 किलोमीटर है। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, किताबों में 2400 किलोमीटर दिया रहता है, वो 2400 किलोमीटर हिमालय की बात है। अभी मैंने कहा, मैंने कोई हिमालय, कोई ट्रांस हिमालय, कोई शिवालिक नहीं बताया है आपको। हम कह रहे हैं कि ये पूरा रीजन जो है वो माउंटेनियस रीजन है। इस माउंटेनियस रीजन में वो सारी श्रृंखलाएं शामिल हैं जो आप अलग अलग करके पढ़ रहे होते हैं। तो टोटल यहां से लेकर के यहां तक कितना किलोमीटर का एरिया है, वो है 2500 किलोमीटर का एरिया। अब आप देखेंगे, हम आपको जब नदियां पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि यहां पे एक नदी बहती है इस तरीके से, और वो उसका नाम है सिंधु नदी, जिसको हम इंग्लिश में इंडस कह रहे होते हैं। इसी तरीके से यहां से एक नदी निकलती है और वो यहां से एंटर करती है भारत में, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम रहेगा नदी का? ब्रह्मपुत्र। नदियां तो हमें अलग से पढ़नी है, क्योंकि हम इसकी वजह से क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, इसलिए हमने इन दो नदियों को यहां पे जाना। तो दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसकी शुरुआत होती है पश्चिम में बहने वाली सिंधु नदी से लेकर के पूरब में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तक। सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक ये दोनों नदियां, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इनको ड्रॉ किया है, आप देख पा रहे होंगे कि दोनों नदियां, अगर ये पर्वतीय प्रदेश है तो इस पर्वतीय प्रदेश को यहाँ पे कट कर रही होंगी, क्योंकि नदियां हैं, नदी है तो मिट्टी को काटती हुई जाएगी। तो यहाँ पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। उस गॉर्ज का नाम है बुंजी। जिस जगह पे करती है उस जगह का नाम है बुंजी। तो सिंधु नदी बुंजी के समीप एक गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज का मतलब होता है एक गहरी खाई। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहीं पे है, जब नदी पहाड़ को काटे तो गॉर्ज बनाएगी, खाई बनाएगी, और जब नदी किसी पठार को काटे तो कैनियन बनाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है, बात दोनों की एक ही है, नदी ही काटती है, पर किसको काट रही है उससे सवाल बदल जाएगा। दूसरी बात है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो ईस्टवर्ड फ्लो करती है, और यहां पे देखेंगे आप कि जब ये नदी यहां पे पहुंचेगी तो ये भी यहां पे इस माउंटेनियस रीजन को क्या कर रही है? काट रही है, और ये यहां पे जो गॉर्ज बनाती है उसका नाम हो जाता है दिहांग गॉर्ज। क्या नाम हो जाएगा? दिहांग गॉर्ज। अब आप इसको एक सेंटेंस में समराइज करिए तो आप कह सकते हैं कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भारत में बुंजी गॉर्ज से लेकर के पूरब में दिहांग गॉर्ज तक अवस्थित है। अब इसके बाद समझिए, आप देख पा रहे हैं कि ये जो पर्वतीय प्रदेश है ये इस तरीके से, आप देखिए इस तरीके से पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तृत है। अगर मैं यहां से यहां तक इसको एक चाप के रूप में देखूं तो यहां से लेकर के यहां तक ये सीधा विस्तृत है। अगर ऐसा होता तो ये आगे इसको सीधा बढ़ना चाहिए था, बट यहां के बाद ये सीधा नहीं बढ़ा है, बल्कि इसका विस्तार जो है वो दक्षिण की तरफ हो गया है ऐसे। क्योंकि वो भारत से बाहर है इसलिए इस मैप में नहीं है, बट आप देखेंगे तो पर्वतीय प्रदेश में इसका विस्तार उत्तर की तरफ ना होकर के इसका विस्तार कहां पे हो गया है? दक्षिण की तरफ। और ये बात आप यहाँ पे सही से समझ रहे होंगे, आप देख रहे हैं ये ब्लू वाला हिस्सा यहां से नीचे बैंड हो गया है। इस बैंड को कहते हैं सिंटेक्शियल बैंड। सिंटेक्शियल बैंड। तो हिमालय या कहिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पूरब में और पश्चिम में सीधा आगे ना बढ़ के सिंधु गॉर्ज के पास और दिहांग गॉर्ज के पास सीधा आगे ना बढ़ के, बल्कि दक्षिण की तरफ क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। और वहां पे जो बैंड बनता है उसको कहते हैं अक्षसंधीय, हिंदी में उसको कहा जाता है, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं सिंटेक्शियल बैंड। तो हिमालय या पर्वतीय प्रदेश क्या बनाता है? एक सिंटेक्शियल बैंड बनाता है। अगर आप देखें तो यहाँ के बाद जो भी नाम रहेगा इस पर्वतीय श्रेणी का, यहाँ के बाद इसका विस्तार दक्षिण में हो गया है, और इनको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां। ऐसे ही यहाँ तक का तो जो विस्तार होगा उसको हम ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय कहेंगे। बट यहाँ के बाद जो विस्तार देखने को मिलेगा वो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, और पाकिस्तान में उन्हीं पहाड़ियों को हम सुलेमान, किरथर के नाम से जान रहे होते हैं।
तो बेसिकली हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है वो पश्चिम में सिंधु गॉर्ज से शुरू होता है या बुंजी गॉर्ज से शुरू होता है और पूरब में कहां तक जाता है? पूरब में पहुंचता है ब्रह्मपुत्र गॉर्ज यानी दिहांग गॉर्ज तक। दिहांग गॉर्ज और बुंजी गॉर्ज में उससे आगे उसका विस्तार सीधा नहीं है बल्कि वहीं से दक्षिण की तरफ हो चला है और उस बैंड की वजह से उसको नाम दिया जाता है सिंटेक्शियल बैंड। ये सिंटेक्शियल बैंड ऐसे ही नहीं है, इसका अपना इंपोर्टेंस है। जब आप देखेंगे भारत में मानसून की एंट्री होगी तो इसी सिंटेक्शियल बैंड में मानसून पवनें फंसेंगी और यहीं पर फिर आपको एक स्थान देखने को मिलेगा जो दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस होगा, जिसको आप मानसून राम कह रहे होंगे। इसी सिंटेक्शियल बैंड का वो इंपोर्टेंस है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है न, जो नीचे से पवनें आएंगी उनको ऊपर जाने नहीं देगा। तो बहरहाल इसकी इंपोर्टेंस को हम जब हम मानसून पढ़ेंगे तब समझ रहे होंगे, अब इसको नाम बताना है। ये फिर हम बस जिक्र करेंगे कि यहाँ पे एक सिंटेक्शियल बैंड है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सिंटेक्शियल बैंड क्या है। आइए अब समझते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण हम किस किस प्रकार कर सकते हैं ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ सके। हमें उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण करना है। उस वर्गीकरण में हमने उसको 3 हिस्सों में बांट लिया। उसका एक हिस्से को हमने नाम दिया ट्रांस हिमालय। जितना भी हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखा था, जितना भी माउंटेनियस रीजन हमने देखा था, उस रीजन को हमने 3 में बांट लिया। उसका एक हिस्से को नाम दिया ट्रांस हिमालय, दूसरे हिस्से को हमने नाम दिया ग्रेट हिमालय, मेन हिमालय या मुख्य हिमालय, तीसरे हिस्से को हम नाम दे रहे हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। बेसिकली ट्रांस हिमालय कोई नाम नहीं है। ट्रांस मतलब होता है परे, तो जो हिमालय से परे है। मान लेते हैं मेरे सामने ए कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसके सामने कोई और ऑब्जेक्ट है, उसका नाम मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या कहूंगा? ए से परे। तो ए से ट्रांस, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? हिमालय से परे जो संरचना है, हिमालय से परे जो पर्वतीय संरचना है, उसको नाम दिया गया कि वो ट्रांस हिमालय है, हिमालय से परे है। तो जब कभी आपसे सवाल पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से ये हिस्सा क्या हिमालय में आता है या नहीं आता है, तो देखिए अगर वो हिस्सा ट्रांस हिमालय में आता होगा तो आप उसको हिमालय में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है। मैं मेन बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, ट्रांस हिमालय हिमालय से परे की चीज है। आइए देखते हैं कि ट्रांस हिमालय को हमने, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की पहली पर्वत श्रेणी का नाम है काराकोरम, याद रखना है आपको। ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी का नाम है लद्दाख और ट्रांस हिमालय की तीसरी श्रेणी का नाम है जास्कर। इसी प्रकार जब हम मेन हिमालय पर लौटते हैं, उस मेन हिमालय की पहली संरचना का नाम है, पहली श्रेणी का नाम है ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय। मुख्य हिमालय की दूसरी श्रेणी का नाम है मध्य हिमालय या मिडल हिमालय। मुख्य हिमालय की तीसरी श्रेणी का नाम है शिवालिक। ऐसे ही पूर्वांचल में फिर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उनको हमें एक एक करके वहीं पे पढ़ना है। बेसिकली हमने देखा कि 3 क्लासिफिकेशन, हमने 3 का वर्गीकरण इसमें किया और 3 का वर्गीकरण इसमें किया। अगर आप भारत के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले सबसे उत्तर में आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। उससे थोड़ा सा आप दक्षिण में बढ़ेंगे तो आपको वृहद हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय देखने को मिलेगा। उससे थोड़ा दक्षिण बढ़ेंगे तो आपको मध्य हिमालय, मिडल हिमालय या फिर लघु हिमालय देखने को मिलेगा। उसके आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको शिवालिक देखने को मिलेगा। उसके आप साउथ में बढ़ेंगे तो आपको ग्रेट प्लेन्स या फिर कहिए गिरिपदीय जलोढ़क मैदान देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने कहा था उत्तर के विशाल मैदान। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम ये है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में भारत में, उसके बाद आपको वृहद हिमालय देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको लघु हिमालय, देन शिवालिक और उसके बाद आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये नाम अगर हमने अलग अलग दिया है तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे से अलग रहे होंगे। एक संरचना है ट्रांस हिमालय की, दूसरी फिर बीच में गैप रहा होगा, फिर दूसरी संरचना शुरू होती है जिसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, फिर तीसरी संरचना, ऐसे अलग अलग होगा। तो देखिए ये ट्रांस हिमालय जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रांस हिमालय की चोटी है, ट्रांस हिमालय है। इस ट्रांस हिमालय और इस वृहद हिमालय के बीच में ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इस गैप का नाम है ITSZ। क्या नाम है? ITSZ। ITSZ की फुल फॉर्म होती है इंडस सांगपो सचर जोन। क्या फुल फॉर्म है? इंडस सांगपो सचर जोन। ऐसे ही ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय या लघु हिमालय के बीच में जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, जो गहरी ट्रेंच दिखाई दे रही है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? MCT, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
ऐसे ही लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो संरचना आप देख पा रहे हैं, जो बीच में एक नैरो पाथ आप देख पा रहे हैं, उसका नाम है MBF। इसकी फुल फॉर्म होती है मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसी तरीके से शिवालिक और भारत के विशाल मैदान, जो उत्तर के मैदान हैं, उनके बीच में जो संरचना है, जो आजकल जलोढ़क या कहिए आप सेडिमेंट्स के द्वारा वहां पे डिपोजिशन होने से फुलफिल हो गई है, उसका नाम है HFF, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। यहां तक की चीजें आपको याद रखनी है। इस बात को आप यहां पे भी देख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में जो संरचना है उसको क्या नाम दिया, ITSZ। ऐसे ही ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी संरचना है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो संरचना है उसको कहा मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक और मैदान के बीच में हमने कहा हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। अब देखिए, जो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में ITSZ है, उसी ITSZ से सिंधु नदी होकर के बहती है। क्योंकि हमने क्या दिखाया अभी भी आपको कि कुछ इस तरीके की संरचना है, यानी यहाँ पे बीच में एक गहरी खाई है या बीच का रास्ता है, तो उसी से कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। ये आपसे पूछ सकता है कि सिंधु नदी का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे ITSZ से है। दूसरा आप देखिए, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, उसी मेन सेंट्रल थ्रस्ट में कश्मीर घाटी है, यानी जिसमें कश्मीर बसा है, उसी वो कौन सी है, MCT में ही बसा है कश्मीर। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कश्मीर घाटी। और उस कश्मीर घाटी से जो नदी बहती है उसका नाम है झेलम नदी। इसी प्रकार MBF में जो है वो दून घाटी है, और उसके बाद शुरू हो जाता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जहां पर आज आपको मैदान देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का क्या कर दिया गया है, जमाव कर दिया गया है, सेडिमेंटेशन यहाँ पे हो गया है, जिसके चलते आज आपको यहाँ पर प्लेन दिखाई देता है। तो ये इस तरीके की संरचना है, ये आपको याद रखना है। आपसे सवाल पूछता है, कई बार आयोगों ने MCT पूछा है कि MCT जो है वो किस किस को आपस में अलग करती है, तो आपको बताना है वृहद हिमालय, लघु हिमालय। ऐसे ही MBF को पूछे तो ये भी आपको, या पूछ सकता है वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन है, तब आप बताएंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। अब हम बात करते हैं, पहले करेंगे ट्रांस हिमालय को कंप्लीट, उसके बाद करेंगे मुख्य हिमालय को कंप्लीट, और तीसरे नंबर पर हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों पर, यानी पूर्वांचल की पहाड़ियों पर। अगर हम ट्रांस हिमालय को देखें तो मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी का नाम है काराकोरम, ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी का नाम है लद्दाख, और ट्रांस हिमालय की तीसरी श्रेणी का नाम है जास्कर। ये तीनों श्रेणियां आपको याद रखनी है। ट्रांस हिमालय की जो एक श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम, उसकी हाईएस्ट पीक भी यहीं पे लिखी है, उसका नाम है माउंट K2। इसी माउंट K2 को हम जानते हैं गॉडविन ऑस्टिन के नाम से। दूसरा है जो लद्दाख है, जो लद्दाख श्रेणी है, ध्यान रखना है, ये रेंज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लद्दाख श्रेणी, ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की हाईएस्ट पीक का नाम हो जाता है माउंट राकापोशी। क्या नाम हो जाता है, माउंट राकापोशी। अभी इनकी विशेषता भी देख लेंगे। और तीसरी जो श्रेणी है उसका नाम है जास्कर, और उसकी हाईएस्ट पीक का नाम हो जाता है कामेत। ये तीनों श्रेणियां आपको याद रखनी है। अब देखिए जरा यहाँ पे पेज है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप इस बात को समझ जाएंगे, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपको। देखिए जरा, ये जो काराकोरम श्रेणी है और ये जो लद्दाख श्रेणी है, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसे काराकोरम रही होगी और ऐसे लद्दाख रही होगी, और इसके बाद यहाँ पे आपको जास्कर, ऐसे तीन श्रेणियां देखने को मिलेंगी। श्रेणी मतलब होता है जहां पर्वत एक सीरीज में बने हों, उसको कह देते हैं हम, ये पर्वत श्रेणी है। तो इनके बीच में ये जो रास्ता है, इसको यहां पे देखते हैं कि जो सिंधु नदी, उसकी सहायक नदी है, एक नदी का नाम है श्योक नदी। सिंधु की सहायक श्योक नदी जो है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच से फ्लो करती है। कहां पे बताया, काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो नदी बहती है वो सिंधु की सहायक नदी है, नाम क्या है, श्योक नदी। अब दूसरा पॉइंट देखिए जो आपको ध्यान से समझना है कि देखिए लद्दाख और जास्कर के बीच में जो संरचना है यहां पे, इसको नाम दे रहा हूं मैं ITSZ। अभी आपने देखा, हमने आपको बताया कि एक तो है हमारा ट्रांस हिमालय, एक है हमारा मेन या कहिए उसको आप ग्रेट हिमालय, इसके बाद मैंने बताया आपको मिडल हिमालय, और उसके बाद मैंने आपको बताया शिवालिक। ये भी बताया हमने आपको कहा कि जो ट्रांस हिमालय है और जो ग्रेट हिमालय है उनके बीच में ITSZ है, इंडस सांको सचर जोन ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में है। बट आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इन तीनों श्रेणियों को
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को मैं कह रहा हूं कि ये तीनों ट्रांस हिमालय की है, फिर ITSZ बीच में क्यों आया? इसको तो यहां आना चाहिए था और उसके बाद फिर क्या होना शुरू होना चाहिए था? इसके बाद फिर ग्रेट हिमालय शुरू होना चाहिए था। इसका मतलब यहां पे कोई पेच है, और वो पेच ये है कि ट्रांस हिमालय की जो जास्कर श्रेणी है, ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से ग्रेट हिमालय का भाग है, जिसका भौगोलिक विस्तार ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में है। क्या समझे? ये सीधा स्टेटमेंट के रूप में आपको दे सकता है, कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और कथन ये रहेगा जो सही होगा कि जो जास्कर श्रेणी है उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से वो ग्रेट हिमालय का भाग है, जिसका भौगोलिक विस्तार कहां पे देखने को मिलता है? ट्रांस हिमालय में। इसलिए आप यहां के बाद जो शुरू होता है वो किसकी शुरुआत हो जाती है? ग्रेट हिमालय की। बट ये भौगोलिक दृष्टि से कौन से क्षेत्र में आता है? ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आता है। इसी ट्रांस हिमालय को तिब्बत में हम खासतौर से इस काराकोरम रेंज को हम कैलाश रेंज कहते हैं। कहां पे कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं। ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज को ही तिब्बत में कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। ये जो ट्रांस हिमालय है इसकी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी यही है। सबसे ऊपर काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है और तीसरे नंबर पर जास्कर है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं काराकोरम श्रेणी को? काराकोरम श्रेणी जो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है उसको कहते हैं बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। कई बार सीधे सवाल इस तरीके के मिलते हैं। काराकोरम श्रेणी भारत और चीन की सीमा पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में, और कहां पे? लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। जिन्होंने सबसे पहले इस चोटी की पहचान की उन्हीं के नाम पे इसको नाम रख दिया गया, गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम की अन्य चोटियों में, ये तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू, काराकोरम की अन्य चोटियों में एक चोटी का नाम है गेसरब्रम और एक चोटी का नाम है मेशरब्रम। क्या नाम है? एक है गेसरब्रम और एक है मेशरब्रम। अगर हम काराकोरम में मिलने वाले ग्लेशियर्स के बारे में बात करें, हिमनदीय क्षेत्रों के बारे में बात करें, तो काराकोरम का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन, नाम से आप परिचित होंगे ही। इसमें काराकोरम में दूसरे हिमनदीय क्षेत्रों में बाल्तारो शामिल है, तीसरा है बियाफो और चौथे नंबर पर आता है। अगर हम ट्रांस हिमालय में मिलने वाले दर्रों के बारे में बात करें, दर्रा क्या होता है? दर्रा होता है 2 पर्वतीय क्षेत्रों के बीच का रास्ता, उसे कहते हैं दर्रा। उसी को कहते हैं पास, उसी को कहा जाता है कोल। याद करिए पिछली वीडियो को, उसी को कहा जाता है ला। क्या कहा जाता है? ला। जैसे आप देख रहे हैं लनक ला। तो पहले दर्रे का नाम है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी के नाम पर ही रखा गया है। दूसरे दर्रे का नाम है लनकला दर्रा, तीसरे दर्रे का नाम है चांगला दर्रा, चौथे दर्रे का नाम है जाराला दर्रा, पांचवें दर्रे का नाम है चारदिंगला दर्रा, छठे दर्रे का नाम है खारदुंगला या खरदुंगला दर्रा, और छठे 7वें दर्रे का नाम है अघिल दर्रा। ये दर्रे आपसे पूछे जाएंगे, 4 दर्रों के नाम देगा, अलग अलग प्लेसेस थे। ये सब तो ट्रांस हिमालय के दर्रे हैं, काराकोरम श्रेणी के दर्रे हैं, पर हो सकता है वो आपको अलग अलग जगहों के दर्रे दे, कुछ ट्रांस हिमालय के दे दे, कुछ ग्रेट हिमालय के दे दे, और कुछ हो सकता है पर्वतीय क्षेत्रों के दर्रे दे दे, और आपसे पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कहां पर है या कौन से स्टेट में है, ये भी पूछ सकता है आपसे। देखिए क्या कहता है, माउंट केटू, जिसको हमने क्या नाम दिया? गॉडविन ऑस्टिन, गेसरब्रम और मेसरब्रम किसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी की, जिसमें जो माउंट केटू है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको पता है कि विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। और दूसरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी में दूसरे स्थान पर जिसका नाम आता है उसका नाम है माउंट केटू, जिसको नाम दिया गया गॉडविन ऑस्टिन। और कहते हैं कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। अगर हम ग्लेशियर्स के बारे में बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर है, बियाफो है, बाल्तारो है, हिस्पर है, काराकोरम के खास हिमनदीय क्षेत्र है। सियाचिन जो ग्लेशियर है वो हिमनदीय नुब्रा नदी को जल उससे प्राप्त होता है। इस तरीके से सियाचिन ग्लेशियर है और इस तरीके से वहां से नदी बहती है। सियाचिन ग्लेशियर मेल्ट होता रहता है और उससे यहाँ पे बहने वाली नुब्रा नदी को जल की प्राप्ति होती है। नुब्रा नदी जो है, जो श्योक नदी थी, याद करिए काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो घाटी है उससे बहने वाली नदी का नाम है श्योक नदी। ये वही श्योक नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है। नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है।
सियाचिन हिमनद जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर तजाकिस्तान में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है फेडशेंको। वो ध्रुवों के बाहर पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है किसका? सियाचिन का नाम आता है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है कौन? सियाचिन ग्लेशियर। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।